हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्टडी पॉइंट में। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और टेंस आपको आज हम इतने सरल तरीके से इतना आसान भाषा में समझाएंगे ना कि आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है और इसमें कौन सा रूल लगेगा। देखते ही बता देंगे, इतना आसान तरीके से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले देखते हैं टेंस। टेंस में होता क्या है? काल या समय। टेंस का जो अर्थ है वो क्या है? काल या समय। और काल या समय मतलब जो भी सेंटेंस बोला जाता है तो सेंटेंस में मतलब वो सेंटेंस जो बोला गया है वो किस समय में हो रहा है, उस समय को दर्शाता है कौन सा? हमारा टेंस। उस समय को क्या दर्शाता है? हमारा टेंस। यानी जो उसमें वर्ब आया है उस वर्ब को किस समय किया जा रहा है, कि बीत चुका है, कि आने वाला है, कि भी किया जा रहा है ना, कि भी करेंगे। उस वर्ब को कौन दर्शाता है? हमारा टेंस। तो देखिए जो हमारा टेंस था इसको कितने भागों में बांटा गया था? 3। पहला हमारा जो क्या है? प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है? पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल कहेंगे। और तीसरा हमारा होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्यकाल कहते हैं। ये प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, यानी जो वर्ब आ रहा है, कोई भी काम जो किया जा रहा है वो हमारे जैसे वर्तमान मतलब जिस समय हम पढ़ा रहे हैं ना, ये होता है हमारा वर्तमान काल। जैसे इस समय हम पढ़ा रहे हैं, कार्य चल रहा है तो वर्तमान है। और जो भूत होता है हमारा, तो भूत में क्या होता है? जो कार्य हो रहा है वो कार्य बीत चुका है। जैसे हम कल खाना खा रहे थे या कल बाजार जा रहे थे, मतलब जो कार्य हमारा बीत चुका हो ना, उसको क्या कहेंगे? भूतकाल। और जब फ्यूचर टेंस होता है भविष्यकाल, ये हमारा काम अभी होने वाला है। जैसे हम कल से पढ़ेंगे, मतलब अभी कल पढ़ेंगे, कल से ना, तो ये भविष्य में होने वाला कार्य है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? भविष्यकाल। देखिए अब जो प्रेजेंट टेंस है ये होता है हमारा 4 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस भी हमारा कितने प्रकार का होता है? 4। जिससे पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हमारा वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और जो तीसरा हमारा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो चौथा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ध्यान देखिए, जो इसका जो प्रकार पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य या फिर अनिश्चित भी बोलते हैं, वर्तमान काल। जो दूसरा हमारा तो क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है उसको हम बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। और जो तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। और जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। तो ये प्रेजेंट टेंस के हमारे ये 4 भाग थे। ठीक, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं समान या फिर अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा हमारा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसको हम बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। ये रहे हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग। और वही सेम यही 4 भाग हमारे पास्ट टेंस के भी होते हैं और यही 4 भाग हमारे सेम फ्यूचर के भी होते हैं। बस अंतर इतना ही है, जहाँ हम प्रेजेंट लगाए हैं यही हम क्या लगा देंगे? पास्ट लगा देंगे। और जहाँ पास्ट लगा देंगे वहाँ फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर का बन जाएगा। ठीक, तो आप इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको पास्ट में बताते हैं। चलिए देखिए पास्ट में क्या है। पास्ट में बस क्या करना है? अब ये आ गए 4 भाग सेम से पास्ट के लिए। बस ये क्या लगा देना है? पास्ट लिखित हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो गया और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। ठीक, तो जो यहाँ पे हम वर्तमान का लगाए थे तो यह क्या ले देंगे? भूतकाल। यहाँ पे भूतकाल, यहाँ पे भूतकाल और यहाँ पे भी भूतकाल।
बस सेम वही है, सेम वही सब है, बस जो प्रेजेंट था क्या बन गया सब पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो सम्मान या फिर अनिश्चित भूतकाल हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस अपूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाल, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा पूर्ण भूतकाल। लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बताते हैं फ्यूचर का। ऐसे सब लोग मतलब सब ऐसे साथ में मिला के समझेंगे ना तो समझने में आसानी होगी। ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं। अब तीसरा बस यही हम क्या चेंज कर देंगे, अब इसके साथ हम ले लेंगे फ्यूचर। अब जो तीसरा बनेगा हमारा फ्यूचर टेंस का 4 भाग। पहला क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे जो सामान्य अनिश्चित वर्तमान काल या भूतकाल था, अब यह क्या बन जाएगा हमारा भविष्य काल। ये भी हो जाएगा अपूर्ण भविष्य काल, और ये भी हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल, और ये भी हो जाएगा पूर्ण भविष्य काल। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि जो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस जो 4 प्रकार हैं, ये हमारे प्रेजेंट के भी होते हैं, वही सेम पास्ट के भी होते हैं, वही सेम फ्यूचर के भी होते हैं। तो ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते आगे। अब देखिए हम इसका जो पहला है प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान देखिएगा, प्रेजेंट टेंस का भी कितना बताया, कितने पार्ट, कितने प्रकार, 4 प्रकार। उसमें जो पहला हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला था हमारा क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी क्या बोले तुम लोग, सामान्य वर्तमान, सामान्य बोल सकते हैं, फिर अनिश्चित वर्तमान काल बोले, अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले इसकी हमें पहचान जाननी होगी कि कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जो इसकी पहचान होती है तो होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आता है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये देखिए क्या क्या होना चाहिए, ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं, आदि शब्द। ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का तरीका। यानी कोई भी सेंटेंस दिया गया है उसे अगर हमें पहचानने के लिए बोल दिया जाए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान पूछ लिया जाए, तब क्या बताएंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जाम्पल देखते उदाहरण, एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। लिख दिया गया है, हुआ है बाजार जाता है। और ध्यान देखिए ये हमारा एक हिंदी वाक्य है और इस हिंदी वाक्य में कहा जाना है अंत में। अंत में क्या जाना है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में। जब इस हिंदी वाक्य के अंत में जाएगा देखो क्या लिखा है, ता है, जो कि हमारे पहचान में था। जब इसके अंत में अगर ता है आ गया तो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो अब जब इसको हम पहचाना जान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई भी हिंदी वाक्य उसके अंत में ता है, ती है, ते है। ठीक, लेकिन अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसके रूल को जानना जरूरी है। ठीक, अब रूल जानने से पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार का होता है। इसका जो हमारा अगला टॉपिक बनेगा वो ये बनेगा, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो कितने प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कितना प्रकार का है। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो भी हमारा 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है, 4, जिसमें हमारा पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव, और चौथा होता है हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे सेंटेंस
जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लोग जानेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो प्रकार होता है कितना होता है 4, जिससे पहला क्या है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं साधारण या फिर कभी कभी स्वीकारात्मक बोल देते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक। और जो दूसरा हमारा है निगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। और जो हमारा तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और चौथा जो हमारा है उसमें इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव है, यानी ये बनता है हमारा प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य, यानी दोनों इसमें मिक्स रहेंगे, ठीक। अब हम इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों प्रकार जानेंगे कौन कौन से हैं, और उसका हिंदी अर्थ भी जानेंगे। अब हम देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस अगर दिया गया है तो उसको कैसे हम समझेंगे कि अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है या फिर इंट्रोगेटिव में है या इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव है। ये देखिए कोई भी वाक्य दिया गया है, अगर एकदम सिंपल साधारण है तो हमारे किस जाएगा साधारण वाक्य। इसके नाम से ही पता चल रहा है साधारण वाक्य, मतलब एकदम सिंपल साधारण सा हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो ये बन जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि एकदम सिंपल और साधारण वाक्य ना, वह बाजार जाता है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब निगेटिव कैसे पहचानेंगे कोई सेंटेंस निगेटिव है, ठीक। तो निगेटिव नाम से नकारात्मक, यानी उसमें जो चीजें रहेंगी ना नकारी जाएंगी, इनकार किया जाएगा। जैसे यही था ना सेंटेंस, वह बाजार जाता है, ये हमारे क्या हमारा अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव हमारा आ गया। अगर यही कर दें कि वह बाजार नहीं जाता है, जब ये नहीं शब्द आ जाए, इनकार करे मना करे, तब तो यही सवाल शुरू हो जाता है निगेटिव सेंटेंस। इसी से हम पहचान जाएंगे कि हमारा सेंटेंस किसमें है निगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव अगर आ गया, इंट्रोगेटिव और आसान है। इंट्रोगेटिव में हमारा होता है प्रश्नवाचक शब्द। अब आप कहेंगे प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, ठीक। प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे हो गया प्रश्नवाचक शब्द में, प्रश्नवाचक शब्द में हमारा आता है हो गया क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, आदि, ये सब होते हैं हमारे प्रश्नवाचक शब्द। कहने का मतलब है जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, यदि उसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए ना और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहे, तो उससे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे यही सेंटेंस को हम कर दें, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह बाजार जाता है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का दो आसान तरीका है। पहला तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, इनमें से जो क्या कब कौन कैसे कहा है, या तो वो आ रहेगा और अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इन दो तरीकों से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचान सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अफर्मेटिव जो रहेगा एकदम सिंपल साधारण रहेगा, निगेटिव में नहीं रहेगा या फिर कभी नहीं लगा रहेगा, इनकार किया जाएगा। और इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछा जाएगा, उसके नाम से पता देखो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, उसमें प्रश्न किए जाएंगे आपसे। कह रहा ना कि क्या वह बाजार जाता है, देखो जो क्या शब्द लगाया गया हमसे प्रश्न कर रहा है ना, इससे हम समझ जाएंगे कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो हमारा लास्ट होता है चौथा, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेंटेंस, इसको हम कैसे पहचानेंगे। इसमें देखो दोनों है, इंट्रोगेटिव भी है निगेटिव है, यानी दोनों साथ साथ आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, क्या वह बाजार नहीं जाता है, तो ध्यान समझिए इसमें हमारा देखो क्या प्रश्नवाचक शब्द भी आया है और नहीं भी आया है, दोनों चीजें आई हैं। तो इससे साफ साफ समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव है, ठीक। तो जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के चार पार्ट थे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव, तो इस सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे ये चीजें आपको हम बताए अभी। अफर्मेटिव रहेगा तो एकदम सिंपल साधारण वाक्य रहेगा, निगेटिव सेंटेंस में नहीं कभी नहीं सब जुड़ा रहेगा, इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द रहेंगे, उसके साथ साथ अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं भी लगा रहेगा। तो ऐसे मतलब आसान से तरीके से हम सेंटेंसेस को पहचान लेंगे। अब उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ रूल्स होते हैं, उनको याद करना होगा, उनका सोचना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनको इंग्लिश में हम ट्रांस करने के लिए उनका रूल क्या है।
उसको समझते हैं। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, निगेटिव समझेंगे, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव विद निगेटिव। तो जो आज पहला हम समझने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो रूल होता है, रूल देखिए आप लोग ध्यान से। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ना, उसके बाद लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें हम लगा देते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। कभी यस लगता है, कभी ईएस लगता है, और ये कब लगता है भी हम आपको बता देंगे। उसके बाद क्या होता है ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा अदर वर्ड। अदर वर्ड, ठीक। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल, ठीक। ऐसे समझते हैं जो ये बताया ना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम कब यस लगाते हैं और कब यस लगाते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग इसी में आके फंस जाते हैं, इसको कर ही नहीं पाते और जल्दी कोई बताता भी नहीं है, ठीक। तो आप ध्यान रखिए, जैसे हमारा वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा दो तरीके से होता है, एक सिंगुलर होता है और एक हमारा प्लूरल होता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर यानी एक वचन करता होता है और प्लूरल मतलब बहुवचन होता है, ठीक। तो एक वचन सब्जेक्ट क्या होते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको हम समझा रहे हैं। देखिए जो एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इसमें आता है हमारा ही, सी, इट, दिस ना, या फिर एनी नाउन या फिर एनी नेम, ठीक। कोई भी नाम आ जाए, ठीक। ऐसे हमारे किस में जाएंगे ए वचन में। और बहुवचन में क्या होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, हाँ। इस हमारे क्या होता है बहुवचन, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कुछ नोट लिखवा रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब इसको ट्रांसलेट करेंगे उसके पहले जैसे हो गया कि एक वचन कर्ता के साथ, ये वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं आपको। जब हमारा जो सब्जेक्ट है अगर एक वचन रहेगा तो हम क्या करें कि वर्ब में यस या यस लगाएंगे, ठीक। कब, जब सिंगुलर में हो, एक वचन में हो। यदि प्लूरल में हो तो दूसरा पॉइंट है, यदि कर्ता बहुवचन हो, ये प्लूरल हो तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते। अब ध्यान दीजिए, यही तो आपको छोटी छोटी चीज़ें, ये सब ध्यान देना है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, जल्दी कोई बताता नहीं है। ध्यान देखिए क्या करें कि यदि हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस यस लगाएंगे, यानी इनमें से जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इनमें से कोई अगर सब्जेक्ट का स्थान पे आ रहा है तो वर्ब के साथ हम क्या जोड़ेंगे, या तो यस जोड़ेंगे या फिर ईएस ना। यदि कर्ता बहुवचन हो, यानी जो हमारा सब्जेक्ट अगर बहुवचन में हो तो क्या कह रहा है, तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, यानी इन सब में से आ जाए आई, वी, यू, दे, अगर इन सब में से हमारा सब्जेक्ट आ गया तो हम वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर गो है, गो का गो ही लिखेंगे, ठीक। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया ही, सी, इट, दिस, ये सब, तो गो का हम गोज कर देते हैं। अब वो कैसे होता है, चलो उसको देखते हैं। हम किसी भी वर्ड में यस कब लगाते हैं, यस कब लगाते हैं। तो ये देखिए देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट में दोनों काम करते हैं, यस भी और ईएस भी। लेकिन ध्यान ये देना है, यहाँ देखो एक पॉइंट दोनों बता रहे हैं कि यस कब लगता है, यस कब लगता है। जैसे यस वाला पॉइंट है, मतलब किसी भी वर्ग में हम यस कब लगाते हैं, देखो वर्ग के अंत में यदि कॉन्सोनेंट हो तो यस लगाते हैं। यानी कोई वर्ब है
और उसके अंत में क्या आ जाए हमारा कोई कॉन्सोनेंट, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे यस। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए हमारा वर्ब आ गया रीड, वर्ब क्या है हमारा रीड, ठीक। तो ये जो रीड के इंड में जाएंगे अंत में जो हमारा डी है, डी हमारा कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो इसमें हमारा क्या जुड़ जाएगा यस। तो हमारा जो वर्ब है क्या बन जाएगा रीड्स। अब दूसरा देखते हैं ईएस क्या है, बस वही जस्ट इसका अपोजिट, वर्ब के अंत में ऊपर वाले में कॉन्सोनेंट आया था, इसमें क्या आ जाएगा वर्ब के अंत में यदि वावेल हो, वाव यानी स्वर, वावेल हो तो हम क्या जोड़ देंगे ईएस लगाते हैं। ध्यान समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, ठीक। अगर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो तो यस लगाएंगे, यदि वर्ब के अंत में वावेल हो तो यस लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर वर्ब गो, और गो के जब अंत में जाएंगे क्या हमारा वो वावेल है, तो वावेल है तो क्या जोड़ देंगे ईएस। जब गो में ईएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा गोज। यही होता है, यही सब चीज़ें हैं, ठीक। तो जो बेसिक चीज़ें थी लगभग हम समझा दिए आपको, और लगभग हम ये उम्मीद भी करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ भी आई हो, ठीक। और समझ में आ रही हो तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हो, ठीक, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो को, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही बढ़िया वीडियो आपको आप तक पहुँचते रहें, ठीक। तो चलिए अब हम ट्रांसलेट करने का तरीका आपको बताते हैं। अब सारी चीज़ें आपको बताई दी है जो बेसिक थी। जैसे इसका अगर हम उदाहरण लें, पहला एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है। ध्यान देखिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल ऊपर लिखा गया है। सबसे पहले क्या लिखा गया सब्जेक्ट, ठीक। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो अब बता दें, सब्जेक्ट वह चीज होता है जो वाक्य का मेन हो, मुख्य हो, मुखिया, ठीक। जो वर्ब है उसमें उस कार्य को करता हो। जैसे वह बाजार जाता है, ठीक, तो बाजार कौन जा रहा है वह, तो वही वह हमारा क्या बन गया सब्जेक्ट। और वह किस में क्या होती है हमारी ही, और ही हमारा जो होता है सिंगुलर है प्लूरल, तो आप कहेंगे सिंगुलर। अभी भी बताया गया जो ही हमारा क्या है सिंगुलर, तो हमारा जायज़ सी बात है, नोट भी लिखवाया गया था यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में क्या लगा देंगे यस या ईएस। और यस कब लगता है और ईएस कब लगता है, दोनों भी समझाया गया। तो चलिए देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या होता है हमारा, जैसे कोई कार्य हो रहा हो ना, जैसे जाना क्या है हमारा वर्ब है, तो कुछ कार्य हो रहा है ना, जिससे कार्य होते हैं, तो जाना किसके क्या होता है गो, आगे भी बताया गया। और गो के अंत में क्या है हमारा वावेल, जब वावेल आ जाए क्या जोड़ देते हैं ईएस, बन जाएगा गोज, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया। और इसके बाद क्या बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बाजार, क्योंकि वह किस में ही लिख दिए, जाना का गोज, बाजार का मार्केट, ही गोज टू मार्केट, क्या हो जाएगा ही गोज टू मार्केट, ठीक। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसका जो सब्जेक्ट हो प्लूरल हो, ये लोग क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस बार जो हमारा सब्जेक्ट है ना तो प्लूरल में आ गया, क्योंकि वे लोग किस में क्या हो जाएंगे हमारा ते, और दे जो हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक। तो इस बार नोट में लिखवाया गया जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, जो का त्यों लिख देंगे। देखो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है हमारा खेलना, और खेलना किसमें क्या होता है प्ले, वे लोग का दे हो गया, खेलना का प्ले हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अभी क्या खेल रहा है वे लोग क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, तो दे प्ले क्रिकेट, बस। इसके वर्ब में ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इस बार जो हमारा सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल में है। जब सिंगुलर में होता है सब्जेक्ट हमारा तभी हम ऐसे इस लगाते हैं, और प्लूरल रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करते। तो हमें ये उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं हम दूसरे सेंटेंस की तरफ। और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है निगेटिव सेंटेंस। एक दिन 2 ही सेंटेंस पढ़ा जाएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहे। तो जो दूसरा सेंटेंस हमारा निगेटिव, ये देखिए ध्यान से, निगेटिव सेंटेंस, ठीक। इसका रूल देखिए, इसमें पहले क्या होता है सब्जेक्ट प्लस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी कि यहीं से हम लोग को पढ़ने को मिल जाएगा हेल्पिंग वर्ब, नई चीज़ें। अब देखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ होता है।
जिसमें होता है डू और डज, उसके बाद आता है नॉट या फिर कभी कभी नेवर भी लग जाता है, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। और एक चीज़ और बचती है हमारा, ऑब्जेक्ट बाद होता है अदर वर्ड। इन सब चीज़ों के बाद जो बच रहा है उसको हम अदर वर्ड में डाल देते हैं। ध्यान दीजिए, इस बार एक नई चीज़ आपको देखने को मिल रही है, जो क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ड डू डज। ठीक, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस ये हेल्पिंग वर्ड और ये नॉट या नेवर आ गया बोलिए। तो इसको हम एक नोट के माध्यम से समझते हैं, 2-3 पॉइंट समझते हैं, उसके बाद आसान से समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, इसका प्रयोग कब करते हैं। जैसे जो हमारा ये बताया सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, आपको समझ में आए। तो जो हमारा डू होता है, डू का जो प्रयोग होता है हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जो हमारा डू है इसका सब यूज हम किसके साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी जब सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, बहुवचन करता, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू। जो डज है हमारा, इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ, इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक, अगर हमारा यदि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो हम डज लगाएंगे, और प्लूरल है तो डू लगाएंगे। और जो ये नॉट और नेवर के बारे में देख लेते हैं। जैसे यदि सेंटेंस में नहीं आ रहा है, अगर सेंटेंस में नहीं है तो हम ओनली नॉट लगाएंगे, और अगर कभी नहीं आ गए तब नेवर का प्रयोग करते हैं। तब किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। यदि सेंटेंस में ओनली केवल नहीं लिखा गया है, जैसे वह बाजार नहीं जाता है, तब किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। अगर वही सेंटेंस में बाजार कभी नहीं जाता है, जब कभी नहीं शब्द आ जाए तब हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, जब हम नेवर का प्रयोग कर दिए, कभी नहीं का प्रयोग कर देना उसमें नेवर का, तो उस समय हम हेल्पिंग वर्ड का यूज नहीं करते। तो उस समय जो हमारा हेल्पिंग वर्ड है इसका यूज नहीं होता, और इसके साथ इसका यूज होता है। ठीक, इतने चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यदि हम सेंटेंस में नेवर का यूज कर दिए तो हम डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए हम देखते हैं उदाहरण, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए तब तक। चलिए समझिए उदाहरण, वह बाजार नहीं जाता है। अब ध्यान समझिए, अब वह बाजार नहीं जाता है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम अगर पूछ लिया जाए कि एक नेगेटिव सेंटेंस है लेकिन कैसे, बताइए आपको, तो आप लोग क्या कहेंगे। अभी आपको हम समझाया था पिछले वीडियो, सेंटेंस में क्या है, नहीं, तो इसी से हम जान जाएंगे कि हमारा कौन सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। तो जो इसका रूल दिया गया है इसका अनुसार करते हैं। पहले क्या सब्जेक्ट क्या हमारा हुआ, वहाँ की स्पेलिंग ही, उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अभी भी बताया गया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है डू लगाएंगे और सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लग जाएगा, डज। और देखो इसका जो नॉट और नेवर है, नॉट का प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस में केवल नहीं आ रहा है, और नेवर का प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस में क्या आ जाए, कभी नहीं। तो हमारे सेंटेंस में क्या है, नहीं, तो अन्य क्या लग जाएगा, नॉट। क्या गया, ही डज नॉट। यहाँ तक उसके बाद क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाना किसमें क्या हो जाएगा, गो। वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या हुआ है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, हुआ कि ही हो गया, जाना का गो हो गया, नहीं का नॉट हो गया, और इसके लिए लग गया, क्या बचा ऑब्जेक्ट में, बाजार। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक, अब एक प्लूरल सब्जेक्ट को आगे देख लेते हैं। जैसे प्लूरल में क्या देखते हैं, तुम रामायण नहीं पढ़ते हो। क्या अगर तुम रामायण नहीं पढ़ते हो, देखो इस बार जो हमारा सब्जेक्ट है तुम, इसका स्पेलिंग क्या होता है, यू। और जो हमारा सब्जेक्ट है यानी ये किसमें, इस बार प्लूरल में यानी बहुवचन में। तो इस बार हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, क्या लगाएंगे, इस बार डू लगा देंगे। तो यू डू, उसके बाद नहीं का नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना किस स्पेलिंग, रीड। वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या, ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पढ़ रहा है, रामायण, रीड द रामायण।
ठीक। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब चलते हैं हम एक कभी नहीं वाला एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर सेंटेंस में जब कभी नहीं आ जाता है तो हम नेवर का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में समझते हैं। एक एग्जाम्पल उसके बारे में देखते हैं। जैसे है मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ। ध्यान देखिए, मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ वगैरह। आप ध्यान देखिए इस सेंटेंस में आ गया कभी नहीं। जब कभी नहीं आ गया तो इस बार किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। और एक चीज़ और बताया गया था नोट में, उस समय तक हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। जब मैं सब्जेक्ट मैं किस में क्या होगा, आई, उसका आंसर करेंगे कभी नहीं। कभी नहीं किस में क्या होता है, नेवर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें नहीं होगा। और काहे नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, कभी नहीं। तो आई, उसके बाद कभी नहीं किस में, नेवर। पीना, पीना किस में नहीं, जो हमारा वर्ड है पीना, इसकी स्पेलिंग ड्रिंक। आई नेवर ड्रिंक, क्या नहीं पीता हूँ, टी, चाय। आई नेवर ड्रिंक टी, यानी मैं चाय कभी नहीं पीता हूँ। यानी ऐसा सेंटेंस जिस वाक्य में कभी नहीं आए तो उसे हम किसका यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। ठीक। तो एग्जाम्पल आपको देने, आप लोग करके दिखाइए। तुम पत्र कभी नहीं लिखते हो। जैसे आ गया, तुम पत्र कभी नहीं लिखते हो, सेंटेंस है। तो इसमें देखो क्या आया है, कभी नहीं, नेवर का यूज होगा। ठीक। जब नेवर का यूज हो गया तो उस समय हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम किस में क्या होता है, यू। उसके बाद क्या है, कभी नहीं, कभी नहीं किस में क्या है, नेवर, यू नेवर। फिर वर्ड का फर्स्ट वर्ड क्या हमारा, लिखना, लिखना किस में क्या है, राइट, यू नेवर राइट। और क्या नहीं लिखते हो, पत्र, यू नेवर राइट लेटर। ठीक। यू नेवर राइट अ लेटर, यहाँ ये लगा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। तो ये हमारे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसका बेसिक एकदम रूल बताया गया। ठीक। उसको एक एक पार्ट में समझाया गया कैसे कैसे क्या किया जाता है। तो आपको हम कुछ उदाहरण देते हैं एग्जाम्पल होमवर्क लिए, आप लोग करके उसका कमेंट में आंसर बताइए। जैसे हमारा अफर्मेटिव निगेटिव दोनों मिक्स रहेगा, तो आप उसको जो रूल नियम बताए गए अच्छे उसको वीडियो के माध्यम से देखिए, समझिए, और समझने के बाद कमेंट में उसका आंसर बताइए। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, जिसमें अफर्मेटिव निगेटिव दोनों मिक्स रहेंगे एग्जाम्पल। पहला है, मैं भोजन पकाता हूँ, मैं भोजन पकाता हूँ। दूसरा, राधा गीत गाती है। तीसरा हमारा है, शुभम फुटबॉल कभी नहीं खेलता है, कभी नहीं खेलता है। और हमारा चौथा है, हो जाएगा, वे कानपुर में रहते हैं। जो हमारा पांचवा है, ये हो जाएगा, लड़के शोर नहीं करते हैं। बस 5 ही होते हैं। ये 5 एग्जाम्पल आप लोग को हम दे रहे हैं, इसका आप लोग ट्रांसलेट करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।